तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी इशू डिवेंचर्स के साथ। एक बार समझ लेना जी, इसकी वेटेज आपके बोर्ड के पेपर में 10 नंबर, सिर्फ 10 नंबर ही, बहुत ज़्यादा है जी 10 नंबर भी। यहाँ पे 6 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है जी, 3 नंबर का एक और क्वेश्चन और 1 नंबर का एक क्वेश्चन, ठीक है जी। 3 नंबर में टॉपिक आएगा वेंडर वाला, कंफर्म्ड है, और यही सेम टॉपिक शेयर में भी और डिवेंचर में भी है। तो आज हम वेंडर वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, इसमें शेयर भी सीख लेंगे और डिवेंचर भी सीख लेंगे, दोनों का इकट्ठे हो जाएगा। 6 नंबर वाला, फिर इसके समझ आने के बाद ये 6 नंबर वाला टॉपिक, इसके अंदर क्या होगा कि मिक्स क्वेश्चन होगा, बाकी जितने टॉपिक बच गए सब 6 नंबर के अंदर भर के दे देगा, जिसके अंदर वो हमसे इंटरेस्ट भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी, वो हमसे इशू और डिवेंचर भी पूछेगा फॉर कैश, फिर हमसे और वो राइटिंग और लॉस ऑन इशू भी पूछेगा। तो ये हमसे कितने नंबर पूछने वाला है? 3 नंबर में। इन तीनों को मर्ज करके एक क्वेश्चन कितने का? 6 नंबर का और एक 3 नंबर का और 1 नंबर का, कोई भी थ्योरी या कोई भी प्रैक्टिकल। तो मैं सबसे पहले शुरू कर रहा हूँ जी वेंडर वाले से, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये शेयर और डिवेंचर दोनों में सेम है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ एक एंट्री का फर्क है, उन दोनों का बता देता हूँ क्या फर्क है। तो सबसे पहले चीज शुरू करने से पहले मीनिंग जान लेते हैं डिवेंचर का क्या होता था, ठीक है जी। डिवेंचर क्या है? ये ना एक टाइप का लोन है, ठीक है जी, विच इज टेकन फ्रॉम द पब्लिक, ठीक है जी। यूजुअली मैं लोन कहां से लेता हूं? फ्रॉम द बैंक्स, ठीक है जी, बट ये लोन है, बट मैंने किससे लिया? फ्रॉम द पब्लिक। तो इट इज अ लोन विच इज टेकन फ्रॉम द पब्लिक। अगर पब्लिक से लोन लिया है या बैंक से लोन लिया है, कुछ चीजें इस लोन की कॉमन होती हैं। सबसे पहली बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे अगर बैंक से लोन लोगे तो बैंक बोल देगा भाई 10% लूंगा, तो यहां पर पब्लिक बोल देगी भाई 10% इंटरेस्ट लेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड, गिवन होगा। दूसरी चीज, जब बैंक आपको लोन देता है तो बोल देता है भाई कितने सालों के लिए दिए, ये थोड़ी चलता रहेगा जी, हम नहीं तो हमारे बच्चे उतार देंगे, उसके बाद अगले वाले उतार देंगे, कैसी कोई स्कीम नहीं है। यहाँ पे डेट ऑफ रीपेमेंट फिक्स होती है, ठीक है जी। तो एक और चीज क्या फिक्स है जी? डेट ऑफ रीपेमेंट। तो इसी वजह से जो इसकी हमारी डेफिनेशन बनती है डिवेंचर्स की, इट इज नोन एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। वर्ड थोड़ा सा भारी है, इट इज नोन एज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। डेट का मतलब क्या हुआ था? मांगा हुआ पैसा अपनी नॉलेज में डाल दिया विद अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अ फिक्स मैच्योरिटी डेट। तो इसकी क्या बन जाती है कंप्लीट डेफिनेशन? व्हाट इज डिवेंचर्स अगर पूछे तो इट इज एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट विद अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अ फिक्स डेट ऑफ मैच्योरिटी या डेट ऑफ रीपेमेंट, जब हमने उसको पैसे को वापसी करना है। अब डिवेंचर जब हमने इशू करने, तो डिवेंचर इशू करते हो हमारे साथ किन मेन चीजों का ध्यान देना है, जरा उस पर ध्यान देते हैं। देखो, जब डिवेंचर्स की रीपेमेंट होगी तो या जब हम डिवेंचर इशू करेंगे, सबसे पहला टॉपिक आ जाता है जी, लिखो कंसीडरेशन अदर देन कैश। यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो कंफर्म्ड आना ही आना है बोर्ड के पेपर में। कंसीडरेशन अदर देन कैश मतलब शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये 3 नंबर ऐसे कि मूर्ख से मूर्ख भी लेके आ सकता है। कंसीडरेशन अदर देन कैश, इसका मतलब क्या है? कंसीडरेशन अदर देन कैश का, हमने ना अब कहीं से असेट खरीदी, असेट खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? नहीं, वैसे असेट खरीदते हैं तो असेट अकाउंट डेबिट टू कैश। असेट मैंने उधार पे खरीद ली सपोज उत्कर्ष से, तो क्या एंट्री बनेगी? असेट टू उत्कर्ष। यहाँ पर भी वही हुआ, मैंने ना किसी आदमी से असेट उधार पे ले ली, लेने के बाद मैंने कहा भैया पैसे नहीं है, अब ऐसा करो कि आप ना मेरे से इसके बदले में डिवेंचर ले लो, इसे क्या बोल देते हैं? कंसीडरेशन अदर देन कैश, ठीक है जी। तो फर्स्ट चीज जो इसके अंदर आएगी, व्हेन असेट्स आर परचेज्ड, पहली एंट्री लिखो, व्हेन असेट्स आर परचेज्ड, जब हम लोगों ने असेट खरीदी, यहां ना लिखा होगा एक्स लिमिटेड परचेज असेट्स फ्रॉम वाई लिमिटेड, तुम्हें तो पता ही नहीं लगेगा कौन एक्स है और कौन वाई है। तो इस वजह से हमारी एंट्री क्या जी बनेगी? असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। एंट्री क्या बन जाएगी? असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। नहीं तो जिन अमीर बच्चों को समझ में आ जाता है कि एक्स लिमिटेड परचेज असेट्स फ्रॉम वाई लिमिटेड, तो वो वहां पे लिख के आ जाएंगे असेट्स टू वाई लिमिटेड। जिनको नहीं समझ में आता वो लोग क्या नाम यूज करके आ जाएंगे? वेंडर। नंबर कटवाने से बढ़िया, तो असेट टू वेंडर। अब अगली चीज, हमने कहीं से असेट ली, उसने बोल दिया परचेज फर्नीचर फ्रॉम वाई लिमिटेड, एंट्री क्या बनती है वैसे इसकी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड। पर तेरे को समझ ही नहीं आएगा कि भाई कौन एक्स है कौन वाई है, तो तू उसकी जगह क्या लिखाई हो? वेंडर, फर्नीचर टू वेंडर, ठीक है जी। अब अगली चीज, हमने असेट तो खरीद लिया, मेरे को उसके बदले में उसे क्या देने? डिवेंचर। नेक्स्ट एंट्री, व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड। अब मैंने उससे पैसे तो ले ली, मैंने उसे असेट तो खरीद लिया, मैंने उसको क्या बोला? भैया इसके बदले में मैं आपको क्या दूंगा? डिवेंचर्स। तो जब मैं डिवेंचर इशू करके दूंगा, डिवेंचर इशू करके देने की हमारे पास 3 बातें बनेगी। सबसे पहली क्या है? व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट पार।
सपोज हमने डिबेंचर किस पे इशू करके दे दिए, पार पे। पार का मतलब क्या, इंडिया में बाय डिफॉल्ट डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए। अगर मैंने 100 रुपए का डिबेंचर 100 रुपए में दे दिया, इसे क्या बोल देंगे, एट पार। और जर्नल एंट्री चेक करना क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स। एंट्री क्या बन जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, मॉडर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली। वेंडर आपके लिए क्या था, लायबिलिटी, यहाँ पे क्या हुआ था, क्रेडिट। अब आप उसको रीपेमेंट कर रहे हो तो लायबिलिटी कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा, डेबिट। डिबेंचर्स आपके लिए क्या थी, लायबिलिटी, एक और लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, इस वजह से क्या हो गया, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है जी। सेकंड, एट प्रीमियम। सब वो दूसरे केस में बोल दिया कि भाई डिबेंचर्स मेरे को ना प्रीमियम पे दे देना। अगर मैं प्रीमियम पे दूंगा तो क्या एंट्री बनेगी, सेम एंट्री। पहले क्या बनी थी, वेंडर टू डिबेंचर, अब एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स। अब इसका लॉजिक समझ लेते हैं। अब जो भी मैंने वेंडर को डिबेंचर्स दिए तो लायबिलिटी कम हो रही है, बिकॉज पैसे देने, लायबिलिटी कम हो रही है, तो क्या हो गया जी, डेबिट। ठीक है जी। उसको मैंने 100 रुपए वाला डिबेंचर, प्रीमियम का मतलब क्या है कि 100 का डिबेंचर 120 में बेच दिया। हमारे नाम ज्यादा था, उसने कहा भैया 120 में दे दो, हमने उसको 120 में, तो 20 रुपये का आपको क्या होगा, फायदा। ठीक है जी। तो यहाँ पे आपकी क्या हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही है, डिबेंचर्स आपके लिए क्या है, एक और लायबिलिटी बढ़ रही है, और यहाँ पे आपके लिए प्रॉफिट बढ़ रहा है, मतलब रिजर्व्स बढ़ रही है, तो वो एक और लायबिलिटी बढ़ रही है, इस वजह से अमाउंट क्या कर दिया, क्रेडिट। ठीक है, मॉडर्न कंसेप्ट। लास्ट चीज, व्हेन इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब 100 वाला डिबेंचर हमने कितने में इशू कर दिया जी, 90 रुपए में, इट इज नोन एज डिस्काउंट। ठीक है जी। डिस्काउंट में इशू करेंगे तो क्या एंट्री बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स, वेंडर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। वेंडर में तो आ जाएगा जितना अमाउंट देने, डिस्काउंट आपके लिए क्या एक तरीके से लॉस है। 100 रुपए का डिबेंचर हमारा 90 रुपए में खरीद रहे हैं, तो 10 रुपए का मेरे लिए घाटा है, घाटा किस में जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट। तो एंट्री क्या बनेगी, वेंडर डिस्काउंट टू डिबेंचर। वेंडर में क्या आ जाएगा, ये लॉजिक, लायबिलिटी आपकी क्या हो रही है, कम, एक और लायबिलिटी बढ़ रही है, डिस्काउंट आपके लिए लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, लॉसेज बढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, डेबिट। इस वजह से एंट्री क्या बनेगी, वेंडर डिस्काउंट टू डिबेंचर। अब आप सारी एंट्रीज के मेन कंक्लूजन पे चलते हैं। देखो पहली एंट्री तो क्या है, असेट टू वेंडर, वेंडर का अमाउंट यहाँ से आएगा और हर जगह वेंडर का अमाउंट सेम टू सेम ही रहेगा, वेंडर का अमाउंट कभी भी चेंज नहीं होगा, वेंडर का अमाउंट तो ऊपर से आ गया। ठीक है जी। बट हाँ, अगर मुझे अब हर जगह मुझे क्या निकालना पड़ेगा, डिबेंचर का अमाउंट। डिबेंचर का अमाउंट निकालने के दो तरीके बनते हैं। ठीक है जी। कौन कौन से दो है तरीके, वो नोट करो। ठीक है जी। सपोज मुझे अमाउंट ऑफ डिबेंचर निकालना है, तो मेरे लिए फॉर्मूला हो जाएगा वेंडर अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। फॉर्मूला क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ डिबेंचर निकालने का, वेंडर अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू फेस वैल्यू से क्या मतलब है, अब 100 का डिबेंचर है, ठीक है जी। पार वाले केस में हमारा क्या हो जाएगा, वेंडर अपॉन मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए, मतलब 100 रुपए का नोट कितने में चलेगा, एट पार में 100 वाला नोट कितने का चलेगा, 100, तो ऊपर भी 100 नीचे भी 100। ठीक है जी। अगर ये प्रीमियम हो गया तो प्रीमियम का मतलब क्या हो गया, 100 वाली चीज मैंने कितने बेची उसको, 110, तो अपॉन में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, वेंडर अपॉन मार्केट वैल्यू, अपॉन में कितना आएगा 110, फेस वैल्यू कितनी आएगी 100। और अगर डिस्काउंट हो गया तो 100 वाली चीज मैंने कितने की बेची है 90, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वेंडर अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू फेस वैल्यू अपॉन 90 इंटू 100। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करो तो वेंडर का अमाउंट तो ऊपर से आ गया, 100 रुपए आपको हमेशा गिवन है, सिर्फ क्या बदल रहा है, मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू में तो वो 100 का 100 रहेगा, और अगर प्रीमियम है तो प्रीमियम में हमने क्या कर दिया प्लस, डिबेंचर में क्या कर दिया माइनस। क्वेश्चन करते हैं, बात और समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ, 4th वाली फाइल में। भाई मैसेज तभी भेजता हूँ ना, ये चीज हमने पढ़ने आना है, मेरे मैसेज भी पढ़ने होते हैं, सिर्फ अपने बाबू सोना के मैसेज पढ़ लेते हैं। चलो जी, सॉरी भाई सॉरी। A company purchased assets of the book value rupees 9,90,000 from another company. It was agreed that the purchase consideration was discharged by issuing 11% debentures or rupees 100 each. ठीक है जी। Assume the debentures are issued at par, premium or discount, pass the journal entries। एक बार जरा समझ लेना जी, एंट्री कैसे कैसे बनेगी।
फर्स्ट चीज हमने क्या करनी, असेट खरीदी। असेट कितने की खरीदी, 9,90,000। असेट खरीदने की क्या एंट्री थी, अभी लिखी थी हमने, लिखो जी असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। कितने की सेट ली है, 9,90,000, 9,90,000। पहली एंट्री डन। चलो नेक्स्ट, अगली एंट्री, पहली एंट्री डन। अब हमने उसको डिबेंचर इशू करके देने, किस पे जी, एट पार। कोई टेंशन नहीं, आप एट पार की एंट्री बताओ। एट पार की एंट्री क्या थी, वेंडर टू डिबेंचर्स। और यहां पे ना डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा 11%, वो आगे लगा देंगे टू 11% डिबेंचर्स। वैसे तो किसी काम का नहीं है, पर नाम है इसका, तो यहां लगा देंगे टू 11% डिबेंचर्स। अब वेंडर को कितने देने, 9,90,000, यहां डाल दिया 9,90,000। अब मुझे किसका अमाउंट निकालना है, डिबेंचर का। अभी मैंने आपको डिबेंचर का अमाउंट निकालने का फॉर्मूला बताया था, क्या था, वेंडर अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। तो ये कितना बन जाएगा, 9,90,000 अपॉन मार्केट वैल्यू। पार का मतलब क्या है, 100 वाली चीज मैंने कितने बेच दी, 100 रुपए, यही तो है। तो अपॉन में कितना आएगा, 100, यहाँ पे कितना आएगा 100, काटा पीटी करोगे दोबारा कितना आ जाएगा, 9,90,000। मतलब एट पार में हमेशा क्या आएगी, सेम एंट्री। एट पार में सेम अमाउंट आएगा, और एट पार पेपर में भी नहीं आएगा, क्योंकि बड़ा आसान है ना, आपको समझ में आ गया, इस वजह से। अगले वाला आएगा, या प्रीमियम या डिस्काउंट। ज्यादातर चांसेस प्रीमियम के ही है, प्रीमियम तो कंफर्म्ड है। फिर भाई ने अगला पूछा जी एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अब एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, कुछ भी सॉल्व करने से पहले बस एक चीज निकाल लो या लिख लो, क्वेश्चन इजी हो जाएगा। एक फेस वैल्यू और एक मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए। मैंने बंदे को बोला यार 100 वाली चीज 10% डिस्काउंट पे बेचूंगा, 100 का 10% डिस्काउंट कितना बनेगा, 90 रुपीज। 100 में से 10 रुपए माइनस किए, कितने बच गए जी, 90 हो गया। आपको बस ये निकालना है, आगे का सारा काम एंट्री कर देगी। एंट्री क्या थी डिस्काउंट की, अभी हमने लिखी थी, वेंडर, वहां ना डिस्काउंट पूरा लिख के आएंगे, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। कितने परसेंट डिबेंचर थे ये, 11%। लो जी, एंट्री तो बन गई। अब फाइट आएगी अमाउंट की, ठीक है जी। अमाउंट कहां से निकलेगा, जरा अब ये समझते हैं। वेंडर का अमाउंट तो ऊपर से आएगा 9,90,000, यहां आ गया 990, ठीक है जी। डिस्काउंट का अमाउंट नहीं निकालेंगे हम, पहले किसका अमाउंट निकालेंगे, डिबेंचर का। डिबेंचर का अमाउंट निकालने का फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, वेंडर अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। 9,90,000 अपॉन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने, 90। मार्केट वैल्यू मतलब इशूड प्राइस, मैंने कितने में चीज बेची है, 100 वाली में कितने बेचा, 90। तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 90 इंटू फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपए, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करूं, ये मेरे पास सॉल्व करके बन रहा है 11 लाख रुपए। तो यहां कितना आ गया, 11 लाख। बाकी बचा अमाउंट किसमें डाल दिया, डिस्काउंट में। कितना बच गया, 1,10,000। दिस इज द डिफरेंस अमाउंट। वेंडर का अमाउंट ऊपर से आ गया, डिबेंचर का अमाउंट निकालने के लिए मैंने अपना क्या यूज किया, फॉर्मूला। बाकी बचा अमाउंट किसमें डाल दिया, डिस्काउंट में। हर क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करके आना है, ठीक है जी। अगले पे चलते हैं। तीसरा क्या था, एट अ प्रीमियम। अच्छा, चौथी एंट्री है और तीसरा केस है, एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। चलो जी, प्रीमियम ऑफ 10%। पहले बताओ फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए। मार्केट वैल्यू 100 वाली चीज 10% प्रीमियम पे दे दी, तो कितनी बनेगी, 110। 100 वाली चीज कितने में दे दी, 110। एंट्री बोलो क्या जी बनेगी, वेंडर टू डिबेंचर, कितने परसेंट डिबेंचर थे जी, 11%, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। वेंडर टू 11% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब एक ही करके अमाउंट निकालने का तरीका याद है। वेंडर का अमाउंट कहाँ है, ऊपर से, वो तो गिवन ही होगा ना कितने पैसे देने। तो वेंडर का अमाउंट ऊपर से डाल दिया, कितना था, 9,90,000। डिबेंचर का अमाउंट कैसे निकलना था, फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था, वेंडर अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। 9,90,000 अपॉन मार्केट वैल्यू कितनी थी, 110। फेस वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए। काटा पीटी करूं, ये कितना बन रहा है जी मेरे पास, 9 लाख। तो 9 लाख इधर, और यहां प्रीमियम कितना आ गया जी, 90,000। एंट्री बन गई। बिल्कुल आसान तरीका, अपने 3 नंबर पक्का। अब ये सुनो जी, ये तो हो गया जी सिंपलेस्ट वे अपना आंसर निकालने के लिए। बट कभी कभार, ये खासकर होशियार बच्चे जरूर ध्यान देंगे, कभी कभार वो क्या करते हैं, हमें कह देते हैं नंबर और डिबेंचर भी निकालो, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें नंबर और डिबेंचर दे देता है, जैसे मैं भी आगे क्वेश्चन में कराऊंगा। अगर मुझे बाय चांस नंबर और डिबेंचर निकालने, सेम क्वेश्चन में मैं कैसे मोल्ड करूंगा, जरा उस पर ध्यान देना। बाय चांस अगर हमने नंबर और डिबेंचर निकालने, तो हमारा फॉर्मूला पता क्या हो जाएगा, बस वेंडर अपॉन मार्केट वैल्यू।
इससे आपके पास नंबर डिवेंचर आ जाएंगे। फिर उसके बाद हम बाद में इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर ऑफ डिवेंचर्स आएगा उसके साथ मैं किसको मल्टीप्लाई करूंगा, फेस वैल्यू। ये है वही चीज, बट हम नंबर डिवेंचर के हिसाब से बता रहा हूँ कैसे निकालना है। जैसे एक अगला देखते हैं, यही सेम क्वेश्चन है। सपोज मैं इसमें नंबर ऑफ डिवेंचर तरीके से निकाल के दिखा रहा हूँ। अगर आपको पहले वाला तरीका आ गया तो ठीक है, दूसरे वाला तरीका माइट भी यूज हो सकता है पेपर में। समझ लेते हैं। सपोज यहाँ पे उसने बोल दिया 8 पार, मैंने 8 पार में पहले नंबर ऑफ डिवेंचर निकाले, कितने बनेंगे 9,90,000 अपॉन 100, कितने बन जाएंगे नंबर ऑफ डिवेंचर्स, मतलब 9900 डिवेंचर्स बन गए। ठीक है जी। अब अमाउंट ऑफ डिवेंचर कहां से निकलेगा, 9900 इंटू 100, वही आ जाएगा 9,90,000। अब मानो ये एट ए डिस्काउंट है, डिस्काउंट में दोबारा क्या हो जाएगा 9,90,000 अपॉन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी थी 90। नंबर ऑफ डिवेंचर्स मेरे पास कितने आ जाएंगे, ये 11,000 आ जाएंगे। अब यहां पे अमाउंट कैसे निकलेगा 11,000 इंटू 100, डिस्काउंट में कैसे आ जाएगा 11,000 इंटू 10। नंबर ऑफ डिवेंचर के हिसाब से मैं कर रहा हूं, जैसे शेयर वाला क्वेश्चन था। और अगर प्रीमियम है तो क्या हो जाएगा 9,90,000 अपॉन 9 अपॉन 110, कितने डिवेंचर बनेंगे ये 9,000। तो यहां कितना आ जाएगा 9,000 इंटू 100, और यहां कितना आ जाएगा 9,000 इंटू 10। कोई भी एक तरीके से हम अपना आंसर निकाल लेंगे, जो भी आपको इजी लग रहा है। लिखो जी, सेकंड केस, व्हेन असेट्स एंड लायबिलिटी बोथ आर परचेज्ड। अब अगले क्वेश्चन में भाई ने बोल दिया आप लोगों ने किसी से असेट्स भी ले ली और लायबिलिटी भी ले ली, ब्रैकेट में लिख लेना जी रनिंग बिजनेस इज परचेज्ड। सपोज अब हमने किसी का चला चलाया बिजनेस खरीद लिया। अब अगर हम किसी का चला चलाया बिजनेस खरीदेंगे तो वो हमें एसेट भी बेचेगा, कॉमन सेंस है, और साथ साथ लायबिलिटी भी बेचेगा, क्योंकि हर बिजनेसमैन के पास दोनों हैं। जब मैंने सिर्फ एसेट ली थी तो क्या मेरी एंट्री थी असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, बिकॉज एसेट्स के बैलेंसेस डेबिट थे। अब लायबिलिटीज लेंगे तो वो क्या हो जाएंगी क्रेडिट। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी बताओ, असेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर, असेट्स टू लायबिलिटीज टू वेंडर। असेट्स में कितना आएगा मानो 10 लाख, लायबिलिटी सपोज मैंने कितने की ले ली 2 लाख, और वेंडर अकाउंट कितना आ गया जी 8 लाख। वेंडर का अमाउंट आ गया, आगे तुम्हें क्वेश्चन करना आता है, पार है तो पार की एंट्री बना दो, प्रीमियम है तो प्रीमियम की, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट की। दोबारा क्वेश्चन करते हैं, बात और समझ में आ जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ठीक है जी। कह रहा है आर लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ 5,60,000 and creditors of 80,000 from S Limited. R Limited issued 8% debentures of 20 each at a premium of 20%. कोई टेंशन नहीं थी। सबसे पहले हमने एसेट ली, अभी एंट्री बताई थी एसेट खरीदने की, क्या एंट्री थी असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू वेंडर। असेट कितने के लिए 5,60,000, लायबिलिटी कितने की देनी है 80,000, बाकी कितना अमाउंट बच गया देने के लिए उसे 4,80,000। किस में डाल दिया जी वेंडर में, डाल दिया वेंडर में 4,80,000। अब यही सेम अमाउंट मैंने उसे कैसे देना है, बाय इशू डिबेंचर्स ऑफ 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। मतलब किस पे इशू कर रहा हूँ प्रीमियम पे। इशू करने से पहले 2 चीज़ें निकाल दो, एक तो फेस वैल्यू, दूसरी मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी है 20 रुपये, बट 20 रुपये की चीज़ मैं 20% प्रीमियम पे बेच रहा हूँ, तो प्रीमियम कितना बनेगा 20 रुपये का 20%, 20 का 20% प्रीमियम कितना हो गया जी 20 + 4 करके कितना आ गया 24 रुपीज़। अब आगे एंट्री प्रीमियम की क्या एंट्री थी अभी लिखी थी, वेंडर टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ डिवेंचर कितने का, इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%, टू 8% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। हमारा काम डन। वेंडर का अमाउंट कहाँ से आएगा ऊपर से जी, ये आ गया जी 4,80,000, ठीक है जी। अगली चीज डिवेंचर का अमाउंट कहाँ से निकलेगा, फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था वेंडर अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू फेस वैल्यू। तो 4,80,000 अपॉन मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितनी थी 24, फेस वैल्यू कितनी थी 20। कई मूर्ख ना हमेशा इसको 100 रुपये के हिसाब से करके आ जाते हैं, तभी वो मूर्ख है। क्वेश्चन पढ़ लेना, वो फेस वैल्यू देखनी पड़ेगी कितने की है। अभी हमारे क्वेश्चन में 20 रुपये की, हो सकता है पेपर में 500 की आ जाए, या बोर्ड वाला 1,000 रुपये के हिसाब से भी डाल सकता है। यूजुअली इंडिया में डिवेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपये होती है बाय डिफॉल्ट, क्वेश्चन में कुछ भी आ सकती है। तो ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अमाउंट कितना आ गया जी 4 लाख, तो डिवेंचर अकाउंट कितना आ गया जी 4 लाख, ये कहाँ से निकाला डिवेंचर के फॉर्मूले से। बाकी क्या बच गया डिफरेंस अमाउंट कितना बच गया 80,000।
वो किस में डाल दिया जी, प्रीमियम में। तो हम इधर ही एंट्री डन। क्या एंट्री बनी, वेंडर टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। चले नेक्स्ट, अगली एंट्री। तीसरा केस पे जाने से पहले एक और एंट्री जरा हम लिखते हैं जी। पहले तीसरा केस समझ लेंगे फिर आगे चलते हैं। थर्ड केस, व्हेन असेट्स एंड लायबिलिटीज both are purchased and amount of vendor is also given, when asset and liability both are purchased and amount of vendor is also given। हमने एसेट भी खरीद ली, हमने लायबिलिटी भी खरीद ली और वेंडर का अमाउंट भी गिवन है। ठीक है जी, बता देगा यार कि हाँ भाई मैं अपना बिजनेस बेच रहा हूँ। ठीक है जी, मेरे बिजनेस के अंदर सपोज ए पार्ट में मेरे बिजनेस के पास असेट्स है 10 लाख रुपए की। ठीक है जी, लायबिलिटी है 2 लाख रुपए की। बट हाँ, जो मैं आपसे पैसा लेने वाला हूँ, दी एग्रीड सम इज ₹9 लाख। हम ऐसे बता देगा। अब आप देखोगे यार, अगर मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा, मेरी एसेट्स की वैल्यू कितनी है 10 लाख, लायबिलिटी की वैल्यू कितनी है 2 लाख, बट वो हमसे कितने लेने वाला है 9 लाख। तो एंट्री क्या बनती है, पहले तो एंट्री बनाते हैं। क्या एंट्री बनती थी, असेट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी, कितने की एसेट्स दे रहा है जी 10 लाख, टू लायबिलिटी, लायबिलिटी कितने की दे रहा है वो हमें 2 लाख एट एन एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू का मतलब क्या है, वेंडर का अमाउंट। वो हमसे कितने रुपए लेगा जी 9 लाख। जो जो गिवन है लिख दो। उसके बाद कॉमन सेंस लगाओ यार, बिजनेस के अंदर असेट 10 लाख की, लायबिलिटी 2 लाख की, बिजनेस की वैल्यू बनती कितनी है, पागल हो गया। 10 लाख की एसेट है, 2 लाख की लायबिलिटी है। एक मूर्ख ने बोला 11 लाख, दूसरा बोल देगा 12 लाख। अरे भाई 8 लाख रुपए बनते हैं, बट हम उसको दे कितने रहे हैं 9 लाख। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, किस बात का, जो उसकी फर्म का अच्छा नाम है, अच्छी रेपुटेशन है, उससे हम लोग क्या बोल देते हैं, गुडविल। तो बाकी बचा हुआ 1 लाख रुपए कौन से अकाउंट में आ गया जी, गुडविल। कितना आ गया जी 1 लाख। ये जो गुडविल है ना, ये परचेज गुडविल है। और इसका पता कहाँ काम आया था, तुमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया है। पार्टनरशिप में जब हम लोगों ने गुडविल निकाल ली, सारी एंट्रीज करी, वहाँ पे ना एक तो हम अपनी गुडविल निकालते थे, उसको तो हम कभी शो ही नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एक हम गुडविल राइट ऑफ कर रहे थे, हाँ जो ऑलरेडी, ये वो वाली गुडविल है जो हमने खरीदी हुई है। इसी को आगे जाके हम क्या कर लेते हैं, राइट ऑफ। दिस इज द अमाउंट ऑफ द परचेज गुडविल, जो हमें कहाँ से मिली। हम बच्चे पूछते हैं सर गुडविल हम कैसे खरीदते हैं। गुडविल खरीदने के लिए मार्केट में थोड़ी जाएंगे, भैया पाइया गुडविल डाल दो। वहाँ गुडविल ऐसे निकलती है। बिजनेस की वैल्यू बनती है 8 लाख, बट हम उसको 9 लाख रुपए देके आगे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा वो उसके नाम का है, विच इज द गुडविल। धीरे धीरे करके मैं उसे क्या करता रहता हूँ, एमोटाइज, वो राइट ऑफ वाला पार्ट। ठीक है जी, इसी का सेकंड पार्ट, सपोज एसेट्स हमने कितने की ली 10 लाख। ठीक है जी, और लायबिलिटी हमने कितने की ले ली, मानो 2 लाख, बट वो अब की बारी वेंडर कह रहा है कि कह रहा है मुझे ना पैसे की बहुत जरूरत है, तो आपने मुझे 7 लाख रुपए दे देना। असेट्स कितने की ले रहा हूँ 10 लाख, लायबिलिटी कितने की ले रहा हूँ 2 लाख, वेंडर ने हमसे एग्रीड सम कितना मांग लिया 7 लाख। कोई टेंशन नहीं, आप अपनी एंट्री बनाओ। आपकी एंट्री क्या क्या थी, असेट अकाउंट डेबिट कितने की 10 लाख, टू लायबिलिटीज कितने की 2 लाख, टू वेंडर का अमाउंट कितना दे दिया भाई ने 7 लाख। अगर अब आप प्रैक्टिकली सोचो दोबारा, यार 10 लाख का बिजनेस है, 10 लाख की एसेट है, 2 लाख की लायबिलिटी, बिजनेस काउंट कितना बनता है 8 लाख, पर बंदे ने मेरे से लिए कितने 7 लाख रुपए। कितने का फायदा हो गया 1 लाख रुपए का। ये हमारे लिए क्या फायदा, और ये हमारे लिए प्रॉफिट नहीं है, इसको हम बोलते हैं गेन। और मैंने आपको 11th में पढ़ाया था, जितने भी गेन्स होते हैं सारे के सारे गेन्स कौन से अकाउंट में जाते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो जो 1 लाख रुपए, क्या मुझे रोज के रोज होगा ऐसा गेन, कोई और मूर्ख मिलेगा ऐसा। 8 लाख वाला सामान 7 लाख में देके जा रहा है, वो भी पूरा बिजनेस खरीद लो यार, कोई नहीं, रोज नहीं मिलेंगे ना ऐसे, एक ही बार नहीं मिलेंगे। तो वो यहाँ पे क्या आ जाएंगे, टू कैपिटल रिजर्व। जो ऐसे अनएक्सपेक्टेड गेन्स है सारे किसके अंदर जाते हैं, कैपिटल रिजर्व। और अभी हम लोगों ने बैलेंस शीट भी लर्न की थी, याद है कैपिटल रिजर्व कहाँ पे जाता था, रिजर्व्स एंड सरप्लस में, और सिक्योरिटी प्रीमियम भी उधर ही जाता है। तो 2 केसेस, कंक्लूजन क्या चीज बनता है, अगर अमाउंट डेबिट साइड में कम है तो क्या आएगा, गुडविल, क्रेडिट साइड में कम है तो कैपिटल रिजर्व। और गरीबों को याद रखने का तरीका बिल्कुल आसान है, CR फॉर क्रेडिट, क्रेडिट साइड में पैसा कम है तो CR फॉर कैपिटल रिजर्व ही आएगा, CR। ये गरीब बच्चों को याद रहेगा इससे, और याद रहे डेबिट साइड में तो हमेशा क्या है ना, गुडविल।
चले जी क्वेश्चन करते हैं, बात और समझ में आ जाएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ। कह रहा है प्रकाश लिमिटेड परचेज असेट्स ऑफ 2,20,000 एंड लाइबिलिटीज ऑफ 40,000 ऑफ अजय लिमिटेड एट अ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं वेंडर का अमाउंट, कितने पैसे देने हैं। वैसे तो वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ है, ये हिंदी ये भी है। अब हम लोग एंट्री बना लेते हैं। असेट्स कितने के लिए 2,20,000, एंट्री बोलो। असेट अकाउंट डेबिट कितने की जी 2,20,000। टू लाइबिलिटी कितने की आ गई 40,000 और टू वेंडर कितने का दे दिया भाई ने 1,92,000। अपना दिमाग नहीं लगाना, जो लिखा था सब लिख लो। अब अपना दिमाग लगाओ। असेट्स टू लाइबिलिटी टू वेंडर, बिजनेस का अमाउंट कितना बनता है, असेट्स कितने की है 220, बट मैं पेमेंट कितने की करके आ गया हूँ 2,32,000। 12,000 रुपये एक्स्ट्रा दी थी। कौन सी साइड पे कम है, डेबिट साइड। डेबिट साइड में कम है तो कौन सा अकाउंट आएगा, गुडविल। वेरी गुड जी, यहाँ डालो गुडविल अकाउंट कितने का जी 12,000 रुपये। ठीक है, अब वेंडर का अमाउंट आ गया। आगे एंट्री बनाते हैं। कितने % प्रीमियम पे इशू कर रहा हूँ, 100 रुपये का डिवेंचर 20% प्रीमियम पे। एंट्री बनाने से पहले मुझे क्या चाहिए, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू बताओ कितनी बनेगी, 100 रुपये की चीज़ है, मैंने कहा भैया 20% प्रीमियम पे देंगे, कितना हो गया 120। प्रीमियम है ना, तो 100 + 20 कितना हो गया 120। और एंट्री क्या जी बनेगी, वेंडर टू डिवेंचर टू कितने % डिवेंचर थे 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और ये 12% वर्ड जरूर लगाना, कहीं भी इसके नंबर ही ना काट ले। वेंडर टू 12% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब वेंडर में कितना अमाउंट आएगा, ऊपर से। वेंडर का अमाउंट कहाँ से आता है, ऊपर से। वैसे तो सब बोलते हैं ऊपर से कुछ नहीं आता, पर यहाँ एक चीज़ आ रही है ऊपर से जी आपके लिए, वेंडर का अमाउंट। अगली चीज़ वेंडर अपॉन मार्केट वैल्यू इनटू फेस वैल्यू, तो 1,92,000 अपॉन मार्केट वैल्यू कितनी है 120, फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपये। निकालो जी अमाउंट कितना बन रहा है 1,60,000। बाकी बचा हुआ अमाउंट किस में आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने रुपए बच गए 32,000। चलिए नेक्स्ट, चलिए जी अगले पे चलते हैं। कह रहे हैं एक्स लिमिटेड टुक ओवर असेट्स ऑफ 7 लाख, लाइबिलिटीज ऑफ 60,000 फ्रॉम वाई लिमिटेड। थोड़ा सा एक्स और वाई की स्पेलिंग खराब होगी है, पर भावनाएं तो सेम ही है। ठीक है जी, फ्रॉम वाई लिमिटेड। ठीक है जी, ऑफ रुपीज 6,60,000। चलो असेट खरीदी तो एंट्री क्या बनेगी, असेट अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज टू वेंडर। असेट कितने के लिए 7 लाख, लाइबिलिटी कितने के लिए है 60,000 और कितनी वैल्यू पे 6,60,000। यही बन रहा है ना 6,60,000। अब डिफरेंस कितने का आ गया दोबारा 20,000। कौन सी साइड पे, गुडविल। और अगर यही डिफरेंस क्रेडिट साइड में आ जाता तो मैं किसका नाम डाल देता, कैपिटल रिजर्व। कितना आ गया जी 20,000। चलो अब एंट्री कितने में इशू कर रहा हूँ जी 100 रुपये का डिवेंचर है 10% प्रीमियम पे, तो फेस वैल्यू कितनी आएगी 100, मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 में 10% का प्रीमियम कितना बनेगा 110। 100 में 10% जोड़ दिया। और एंट्री बोलो क्या थी प्रीमियम की, वेंडर टू डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। वेंडर का अमाउंट तो ऊपर से आएगा कितना 6,60,000। डिवेंचर का अमाउंट मैं खुद निकाल लूंगा। फॉर्मूला क्या था 6,60,000 अपॉन मार्केट वैल्यू कितनी थी 110, फेस वैल्यू कितनी थी 100 रुपये, कितना हो गया जी 6 लाख। तो ये अपॉन 6 लाख, ये सॉल्व किया 6 लाख और कितना बच गया जी 60,000। दोबारा कीजिए एंट्रीज। और ये 3 नंबर है बिल्कुल बोनस, बोर्ड के अंदर फ्री के। ऐसे मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसे पता क्यों नहीं आएंगे, उसके पीछे का भी एक रीज़न है। धीरे धीरे जो मैं भी बात अभी कर रहा था कि बोर्ड ने ना अपना लेवल बहुत मुश्किल बना दी, उसने ज़्यादा पेपर एनालिटिकल बनाने शुरू कर दी। जो पेपर 10 साल और 15 साल पहले आता था आज की डेट में बहुत मुश्किल आता है। ठीक है जी, वो आपकी गलती नहीं है, आप लोग ज़्यादा होशियार हो गए हो, वो ये गलती हो गई है। हाँ जी चलो नेक्स्ट अगली एंट्री। 2 एंट्री और सीखते हैं जी, फिर जो जैसे क्वेश्चन बोर्ड में आने हैं वो भी सिखाने लगा, इसके बाद जाएंगे। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास नेक्स्ट चीज, व्हेन वेंडर इज पेड इन कैश। अब कभी कभी वो बोलेगा यार सारी पेमेंट उधार पे क्या ही करनी है, चल वेंडर को कुछ पैसे कैश में दे आता हूँ,
तो बोलो क्या एंट्री बनेगी, कॉमन सेंस, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। फिर वो कभी कभी बोलेगा चल ठीक है कैश भी दे दिया। अब ऐसा कर कुछ वो एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी एक्सेप्ट कर सकता है। व्हेन वेंडर इज पेड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब कई लोगों ने पिछले साल बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा ही नहीं, तो कोई टेंशन नहीं है जी। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का एक और नाम भाई लिख के दे सकता है, प्रोमिसरी नोट। वो बोल देगा आउट ऑफ द टोटल अमाउंट ₹20,000 इज पेड बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोमिसरी नोट। कहोगे पता नहीं भाई क्या लिख दिए, हमारे अकाउंट्स का टॉपिक है। और एंट्री क्या बनेगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बीपी। एंट्री क्या हो जाएगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बीपी, बिल्स पेबल। बाकी एंट्री सेम है, जितना अमाउंट यहाँ दिया यहाँ डाल देंगे, जितना अमाउंट यहाँ दिया यहाँ डाल दिया, बाकी अमाउंट किस में डाल देंगे, बैंक में। एक क्वेश्चन करते हैं उसकी और क्लियर हो जाएगा। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 10 कह रहा है डी लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम ई लिमिटेड। डी लिमिटेड ने एसेट्स कितने के लिए, 2 लाख फ्रॉम ई लिमिटेड। चलो और कुछ लिखा हुआ एट एन एग्रीड वैल्यू, कुछ भी नहीं लिखा तो कोई टेंशन नहीं, पहले एसेट खरीदो। एसेट खरीदने की एंट्री असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, या जो अमीर बच्चे वो लिख के आ जाएंगे असेट अकाउंट डेबिट। असेट की जगह भी स्पेसिफिक नाम क्या लिख के आओगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर की जगह क्या नाम लिख के आ जाओगे, ई लिमिटेड। अमीर बच्चे यही यूज करें जिनको पता लग रहा है। असेट किसको बोल रहा हूँ, मशीनरी को। वेंडर किसको बोल रहा हूँ, ई लिमिटेड को। ठीक है जी। कितने का सामान लिया, 2 लाख और 2 लाख। फिर आगे चलें, एंड ₹50,000 वर पेड इमीडिएटली। 50,000 रुपये अभी कभी पे कर दिए। एंट्री ठीक है जी, वेंडर टू कैश या वेंडर टू बैंक। ये क्या कर दूंगा, ई लिमिटेड टू बैंक। कितने दे दिए, 50,000 50,000। बाकी कितने बच गए अब, 1.5 लाख। वो 1.5 लाख कैसे दिए, बाय इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹1,60,000 ईच। जो मैं डिबेंचर का अमाउंट निकालता था भाई ने निकाल के दे दिया इस क्वेश्चन में, तो कोई टेंशन नहीं। अपनी एंट्री बना लेते हैं। क्या एंट्री बनेगी, ई लिमिटेड टू डिबेंचर। पहले तो अमाउंट डालो, ई लिमिटेड को देने कितने थे हमने, 1.5 लाख। यार 2 लाख रुपए की सेट ली, 50,000 दे दिए, तो बाकी कितना अमाउंट बचता है, 1.5 लाख। मतलब वेंडर को देने कितने थे, 1.5 लाख। बट हाँ मैंने उसे डिबेंचर कितने के दे दिए, 1,60,000। कितने बच गए जी, 10,000 रुपए। कौन सी साइड पे कम है, डेबिट साइड। तो यहां पे क्या नाम आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 10,000। पहले वेंडर का अमाउंट में निकाल रहा था, गुडविल ना असेट वाली एंट्री में आएगी। जब वेंडर को पेमेंट हो रही है तो यहाँ या तो डिबेंचर या डिस्काउंट आएगा या प्रीमियम आएगा। और इसी ही टाइप के टॉपिक्स आपके साथ पेपर में आने वाले हैं। प्लीज जरा ध्यान देना। हॉट्स का सेकंड कह रहे हैं जी लिमिटेड परचेज मशीनरी फ्रॉम के लिमिटेड। जी लिमिटेड पेड द अमाउंट एज फॉलोज। उसने कोई एसेट ली फ्रॉम के लिमिटेड, पता नहीं कितने के लिए। चलो एक बारी समझ लेते हैं। अगर एसेट लेगा तो क्या एंट्री बनती है, असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, या एंट्री क्या बननी है, असेट अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड। ठीक है जी, असेट अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड। पता नहीं कितने के लिए, अभी अमाउंट गिवन नहीं है, छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखा हुआ है दिस अमाउंट वॉज पेड बाई इशूइंग 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 30%। हमने 5,000 शेयर इशू किए हुए, कितने रुपए के हिसाब से जी, 10 रुपये। कितने के प्रीमियम पे जी, 30%। कोई टेंशन नहीं। पहले डिबेंचर इशू करने की, शेयर इशू करने की सेम एंट्रीज हमने पहले सीखी थी। क्या एंट्री बनी थी, के लिमिटेड। प्रीमियम की क्या एंट्री थी, बोलो, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। भाई ने क्वेश्चन में शेयर दे दिए तो कोई नहीं, शेयर कैपिटल लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। कितने शेयर इशू किए जी, 5,000। कितने रुपए का एक है, 10। कितने % प्रीमियम पे दे रहा हूं, 30%। तो 10 का 30% प्रीमियम कितना हो जाएगा, 3। तो यहां प्रीमियम कितना आ जाएगा, 5,000 इंटू 3। इधर ऊपर जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 5,000 इंटू 13। इस क्वेश्चन में क्या आगे जी, नीचे से ऊपर। भाई ने नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ शेयर दिए थे कितने, 5,000, वो यहाँ लिख दिए। कितने रुपए का एक, 10 यहाँ डाल दिया। प्रीमियम का अमाउंट इधर, टोटल अमाउंट यहाँ डाल दिया, 13 रुपए। चलो नेक्स्ट, अगली एंट्री, बाय इशूइंग 1,008% डिबेंचर तो 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%। बाकी किस पे इशू के, 10% डिस्काउंट पे। डिस्काउंट की क्या एंट्री थी, अभी हमने लिखी थी, के लिमिटेड या वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट टू डिबेंचर।
के लिमिटेड में कितना अमाउंट जाना है, डिबेंचर में कितना जाना है जी 5000, कितने पे इशू किया है जी, सॉरी कितने डिबेंचर से 1000, कितने में इशू किए 100 रुपये, तो यहाँ डाल दिया 100, डिस्काउंट में कितना आ जाएगा 1000 इंटू 10, यहाँ कितना आ जाएगा 1000 इंटू 90, नीचे से ऊपर जा रहे हैं डिफरेंस अमाउंट। 100 रुपये का डिबेंचर इशू किया, 10% का डिस्काउंट यहाँ डाल दिया, बाकी कितने बच गए 90, मल्टीप्लाई कर लो कितना अमाउंट बन रहा है अब 90,000, कितना बन गया जी ये 10,000, और ये कितना हो गया जी 1 लाख। इधर भी अमाउंट निकाल लेता हूँ 65, 50, 15,000, 2 एंट्री बन गई। फिर अगले पे चलते हैं। एंड दी बैलेंस बाई इशू ऑफ अ प्रोमिजी नोट, अभी एंट्री बताई थी इशू ऑफ अ प्रोमिजी नोट की एंट्री बनी थी के लिमिटेड टू बीपी, कितना आ गया जी 48,000, 48,000। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ऊपर जाऊँगा, देखो तीनों एंट्री में कैसे, अब के लिमिट का अमाउंट कैसे निकलेगा, यहाँ कितने दिए 65, इधर कितना दिया हुआ के लिमिटेड को 90,000, प्लस यहाँ कितना दिया हुआ जी 48,000, जोड़ दो जी सब कुछ, देखना कितना बन रहा है 2,03,000। तो एंट्री क्या बन जाएगी, असेट अकाउंट डेबिट टू के लिमिटेड 2,03,000, 2,03,000। ये क्वेश्चन आना पेपर में, सेम वही क्वेश्चन, उसको पूरा मोल्ड करके दे दिया, आपके स्किल चेक कर रहा है कि आपको क्या क्या समझ में आया हुआ है। हर एक जगह नंबर और डिबेंचर गिवन है, उससे मैंने अमाउंट निकाला। एक और ऐसा ही करते हैं और क्लैरिटी आ जाएगी। ले भाई वेंडर लिख ले यार, मेरी राइटिंग में वैसे दोनों ही सेम है, वेंडर और के। हाँ जी नेक्स्ट जी, अगला जी हॉट्स का थर्ड, लेमन लिमिटेड परचेज अ पीस ऑफ लैंड फ्रॉम जूस लिमिटेड। ये बोर्ड के पेपरों के नाम आए हैं, मैंने घर पे नहीं बनाए हुए, ठीक है जी। एंट्री क्या जी बनेगी, लैंड लिया उनसे तो एंट्री क्या बनेगी, लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ठीक है मदान भाई, ज्यादा गरीब हो गया तो भाई ये ले, असेट टू वेंडर, ठीक है जी। असेट या लैंड अकाउंट डेबिट टू वेंडर, पता नहीं कितने का लिया, अब एक बार आराम से ध्यान देना, उसके बाद टेप लेना प्लीज, क्वेश्चन पहले समझ लो। कैसे दे रहा हूं, 10 लाख रुपए बाय चेक, क्या एंट्री बनेगी, लिखो पहले एंट्री लिखो जी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ले भाई 10 लाख रुपए बाय चेक ले ले। फिर आगे चलूं, बाय इशूड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज फॉर 3 मंथ्स फॉर रुपीज 5 लाख। इसके बाद एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू कर दिया 3 महीने के हिसाब से, बोला एंट्री वेंडर टू बीपी, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को क्या बोलते हैं जी बीपी, कितने का जी 5 लाख रुपए, 15 लाख हो गए। अगली एंट्री इशूड 5,000,9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार बट रीपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। अभी ये रीपेबल का बता रहा हूं क्या करेंगे, पहले तो नॉर्मल एट पार की एंट्री बोलो क्या थी, वेंडर टू डिबेंचर, ठीक है जी। कितना आएगा ये 5,000 इंटू 100, 5,000 इंटू 100, कितना बन गया जी 5 लाख और 5 लाख, ठीक है जी। ये वैसे अगली एंट्री मैंने भी सिखानी है, हम आगे सीखेंगे, बट वो इसमें पूछ सकते हैं दीज डिवेंचर्स आर रीपेबल एट अ प्रीमियम। अगर डिवेंचर कभी भी प्रीमियम पे रिडीम होते थे, याद है कि हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म फॉलो करते थे, एक एंट्री और एक्स्ट्रा क्या बन जाएगी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, हाँ वो POR। इसमें कितना अमाउंट जाएगा जी 10%, 5 लाख का कितना बन जाएगा 50,000, 50,000। ये एंट्री एक और एक्स्ट्रा क्या बन जाएगी, LOI टू POR। बस अब वेंडर टू डिवेंचर, अब देख लेते हैं कितना अमाउंट पे गया। यहाँ वेंडर को कितने दिए 5 लाख, यहाँ कितने दिए 5 लाख, यहाँ कितने दिए 10 लाख, सबको जोड़ दूं कितना बन रहा है टोटल 20 लाख, और ये अमाउंट ऊपर डाल दिया सेट टू वेंडर 20 लाख और 20 लाख। क्वेश्चन डन। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अब कोलेटरल सिक्योरिटी से अभी तक जो हमने डिबेंचर इशू किए थे वो हमने किसको इशू किए थे जी, वेंडर को, ठीक है जी। अब हम डिबेंचर्स कैसे इशू कर रहे हैं, एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं कि कोलेटरल सिक्योरिटी होती क्या है। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब है जी, इट इज अ काइंड ऑफ अ सेकेंडरी सिक्योरिटी। यूजुअली मैं जब भी बैंक से लोन लेता हूं
तो बैंक कहता है सर कोई चीज़ गिरवी रखो, ठीक है जी। सपोज मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है जी, 1 करोड़ रुपए का, तो बैंक बोलेगा सर कोई ना कोई चीज़ गिरवी रखो, एंड अकॉर्डिंग टू दी जो भी उनकी गाइडलाइंस होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर लोन, जो आप लोगों ने शायद इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा कि वो हमेशा कम या ज़्यादा होती रहती है। बैंक बोलेगा सर ऐसा करो कि आप ना कम से कम 1.5 करोड़ रुपए की लैंड और बिल्डिंग गिरवी रखो। मैंने 1.5 करोड़ रुपए की लैंड और बिल्डिंग गिरवी रखूंगा, तो बैंक उसके अकॉर्डिंगली मुझे कितने का लोन दे देगा, 1 करोड़ रुपए का, जो भी मार्जिन रिक्वायरमेंट फॉर लोन होगी उसके अकॉर्डिंगली। बट बैंक को लगता है कभी कभार इसकी वैल्यू ना सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा आप एक चीज़ और गिरवी रखो। तो हम क्या करते हैं, बैंक की तसल्ली के लिए वी इशू देम डिबेंचर्स एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी। मतलब अगर कल को बैंक का बाय चांस मैं डिफॉल्ट कर देता हूं इन रीपेमेंट, बैंक क्या करेगा, पहले भी लैंड और बिल्डिंग बेचेगा, और अगर उसका लैंड और बिल्डिंग बेचने से पैसा इकट्ठा ना किया, ही विल स्टेप इन टू द शूज ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स। मतलब वो मेरा क्या बन जाएगा, डिबेंचर होल्डर। वो मेरा क्या बन जाएगा, डिबेंचर होल्डर। उसी के हिसाब से मेरे से इंटरेस्ट लेगा और उसी के हिसाब से क्या क्या करवा लेगा उसकी रीपेमेंट। तो क्या क्या एंट्रीज बनती है वो समझते हैं। पहली एंट्री, इसके अंदर ना 2 मेथड्स बनते हैं। सबसे पहला मेथड नंबर 1, हाँ जी चलो अब अगला जी, व्हेन इशू डिवेंचर्स इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड। जब हमने जो डिवेंचर इशू किए हमने उसको रिकॉर्ड ही नहीं करना। तो एक बार जरा एंट्री समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री फॉर बैंक लोन। हमने बैंक से लोन लिया, तो जब हम बैंक से लोन लेंगे, लोन लेने की एंट्री क्या थी, बैंक से लोन लिया तो हमारे पास असेट आ रही है, एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज असेट का अमाउंट बढ़ रहा है, टू बैंक लोन अकाउंट। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, असेट्स बढ़ रही हैं डेबिट और लायबिलिटीज भी बढ़ रही हैं क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक टू बैंक लोन। लोन ले लिया हमने 1 करोड़ रुपए का, तो यहाँ डाल दिया। अब जितने के मैंने डिवेंचर इशू किए होंगे एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, यहाँ पे ये क्या कह रहे, इट इज नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो इसको बुक्स अकाउंट में शो ही नहीं करूंगा, तो छोड़ देते। शो नहीं करना तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बस ऐसी इतनी एंट्री बना के छोड़ देंगे। अब दूसरी एंट्री, मेथड नंबर 2, व्हेन इशू डिवेंचर्स इज टू बी रिकॉर्डेड। जब हमने इशू डिवेंचर्स को रिकॉर्ड करना है तो एंट्री क्या बनेगी, दोबारा 2 एंट्री। पहली फॉर बैंक लोन, पहले तो बैंक से लोन लोगे, लोन लेने की क्या एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, क्योंकि हमने बैंक से लोन लिया, उसकी एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। और अगला फॉर इशू डिवेंचर्स। अब मैं क्या करूंगा, बैंक को डिवेंचर इशू करके दूंगा, ये हमेशा पार पे ही होंगे, प्रीमियम डिस्काउंट नहीं होगा, क्योंकि मेरी लायबिलिटी नहीं है, इट इज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। ये लायबिलिटी कब अराइज होगी, अगर कल को लोन की रीपेमेंट ना हुई तो ये लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो इस वजह से या तो मैं इसे कहाँ शो करता हूँ, फुटनोट्स में, या अकाउंट्स में भी शो करता हूँ, तो मैं इसकी अकाउंटिंग नहीं करता, सिर्फ शो करके आ जाता हूँ, बताऊंगा इसे कैसे शो करना है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, फॉर इशू डिवेंचर्स की एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, उसकी एंट्री बनेगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। एंट्री क्या बन जाएगी, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। सपोज मैंने लोन लिया 10 लाख का, तो यहाँ आ जाएगा बैंक टू बैंक लोन 10 लाख 10 लाख, हमने डिवेंचर कितने इशू करके दे दिए, 12 लाख। तो एंट्री क्या बन जाएगी, डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर 12 लाख 12 लाख। अभी सेम चीज बैलेंस शीट में एक बार इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। ये देखो जरा इलस्ट्रेशन में 14, इसमें दोनों केसेस दोबारा आ जाएंगे। कह रहा है जी, एक्स लिमिटेड ऑब्टेन्ड अ लोन ऑफ रुपीज 8 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया and issued 10,000 9% debentures of 100 each. Show this in the following and how will you show this in the balance sheet of the company. दोनों मेथड से सिखा रहा हूं। पहले लिखेंगे जी मेथड नंबर 1, when issue debentures is not to be recorded, जब हमने इशू डिबेंचर्स को रिकॉर्ड ही नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं थी। पहले तो बैंक से लोन लेने की एंट्री क्या थी, अभी हमने लिखी थी, लिखो जी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने के लोन लिए, 8 लाख और 8 लाख। और डिवेंचर जितने के भी इशू किए उसको तो शो ही नहीं करना, तो मत करो, आपकी मर्जी है कौन सा मेथड फॉलो करना है, ठीक है जी। अगर पेपर में नहीं लिखा हुआ तो, बट यूजुअली सेकंड मेथड बेस्ट होता है, सेकंड वाला यूज किया करना। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक टू बैंक लोन 8 लाख 8 लाख। अब प्लीज ध्यान देना, इसको मैंने बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है, बैलेंस शीट में कैसे शो करना है। अब आप मुझे बताना, ये बैंक आपके लिए क्या है,
असेट या लायबिलिटी, बैंक का बैलेंस असेट, ठीक है जी। और अब असेट में हमने जब बैलेंस शीट लर्न की थी कौन कौन से हेड्स आते थे, नॉन करंट और करंट एसेट। बैंक कौन से हेड में जाता था, करंट एसेट में ही जाएगा, ठीक है जी। करंट एसेट मैंने आपको लर्न कराई थी, उसमें टिस्को आता था, TISCO। ये किस में जाता था, सी में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। मतलब मैं इसे कैसे शो करूंगा, मैं अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा, बैलेंस शीट के अंदर मैं कौन सा हेड बनाऊंगा, असेट, असेट में क्या डालूंगा, करंट एसेट, करंट एसेट्स में क्या डालूंगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। वहां पे किसका अमाउंट आ जाएगा, बैंक का। अभी शो करना सिखा रहा हूं कैसे करना है, कि उससे समझा रहा हूं कहां का कौन कौन सी हेड में जाएगी। अब आगे चलता हूं जी, बैंक का लोन। बैंक का लोन आपके लिए क्या है, कौन से हेड में जाएगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें तीन चीजें आती थी, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। किस में जाएगा, नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें भी दो आइटम आती है, लॉन्ग टर्म बोरिंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन। किस में जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग। पता लगे नहीं कौन कौन सी हेड में बैलेंस शीट में जानी है। अब इसको कैसे शो करके आने, जरा उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है जी। पूछ सकता है बोर्ड के अंदर कि इसको बैलेंस शीट में भी दिखा दो। जिसको बैलेंस शीट याद है उसको बिल्कुल ईजी लग रहा होगा कि कहाँ जा रहा है। अब आगे देखते हैं जी, देखो बैलेंस शीट बनेगी, ये मेरे पास बन रही है जी बैलेंस शीट, ठीक है जी। यहां पर मैं लिखूंगा पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर, जो भी अमाउंट गिवन होगा, तो ना नहीं है तो मैंने करंट ईयर प्रीवियस ईयर लिख दिया, ठीक है जी। यहाँ पे मेरा पहले हेड क्या बनेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। टेप ना मत पहले समझ लेना, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें कौन से हेड के अंदर जानी है, ये नॉन करंट लायबिलिटी। यहाँ लिखूंगा जी बी, नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें किस में जानी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। सब पार्ट क्या आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग, विच इज नोट टू द अकाउंट नंबर 1, ठीक है। अब मैं इसी के नीचे बनाऊंगा नोट टू द अकाउंट नंबर 1। ये किसके लिए बन रहा है, फॉर, यहां क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर रुपीस। यहां क्या आ जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग। यही तो आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग। यहां पे मैं क्या लिख के आ जाऊंगा, बैंक लोन। कितने का जी, 8 लाख। और यहां पे कितना डाल दिया जी, 8 लाख रुपए। बन गया। चलो नेक्स्ट। क्लियर हो गया मैंने कैसे ये बनाया हुआ है। मैंने सिर्फ वहां जाके शो किया है, बनाना कुछ मंत्र नहीं मारे हुए। यहां लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, हमारा नोट टू द अकाउंट नंबर में क्या आ गया, 1, और यहां बना दी लॉन्ग टर्म बोरिंग, यहां लिख दिया बैंक लोन 8 लाख, ठीक है जी। अब सिमिलरली दूसरी साइड कौन सी होती है, असेट साइड, ठीक है जी। असेट्स में कौन से हेड में जाना है ये बताओ, करंट एसेट। कौन सा हेड है जी, बी। और इसमें भी किस में जाना है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये कौन सा नोट टू द अकाउंट हो गया जी, 2। यहां पर मैं बनाऊंगा नोट टू द अकाउंट नंबर 2। किसके लिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये किसके लिए था, लॉन्ग टर्म बोरिंग, पर्टिकुलर रुपीस। यहां पे क्या आ जाएगा, कैश, सॉरी यहां आ जाएगा बैंक बैलेंस। बैंक के बैलेंस में कितना आ गया जी, 8 लाख, और वही सेम 8 लाख रुपए यहां डाल दिए, बन गई बैलेंस शीट। चलो उसके सेकंड पार्ट की बैलेंस शीट दिखा दो। मतलब कुछ मुश्किल थोड़ी है यार, बस वहीं पे तो अमाउंट डालना है। बस वो हम एक बार ही अपने माइंड में डालने की जरूरत है, रिकॉल करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी आइटम आती थी, वो मैंने जो यहाँ लिखा वो अमाउंट यहाँ भर के दिखा दिया। चलो नेक्स्ट, चले जी अगला एक पार्ट और। व्हेन इशू डिबेंचर्स इज टू बी रिकॉर्डेड। अब मुझे इशू डिबेंचर को रिकॉर्ड करना है, प्लीज अब ये ध्यान देना। वैसे तो ये भी मुश्किल नहीं है। पहली एंट्री क्या थी, बैंक से लोन लेने की, क्या एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितना आ जाएगा, 8 लाख 8 लाख। और उसके बाद कह रहे डिबेंचर इशू कर दो। कितने डिबेंचर इशू किए थे उसने, 10,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक। तो क्या एंट्री थी इसकी, डिबेंचर सस्पेंस टू डिबेंचर। कितना बन रहा था ये, 10 लाख 10 लाख। कोई दिक्कत है इसमें। अब देखते रही बैलेंस शीट में कैसे शो करना है, सेम। चलो ये तो तुम्हें पता लग गया, बैंक का जाएगा, बताओ कहां जाएगा बैलेंस शीट में, कैश में एंड कैश इक्विवेलेंट्स में।
बैंक लोन, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। डिबेंचर कहाँ जाएगा? वेरी गुड जी, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स उसी में ही जाएगा। और ये जो डिबेंचर सस्पेंस का अमाउंट है इसी में से माइनस करके शो कर दूंगा। कैसे करना है अब जरा वो समझा रहा हूं, ठीक है जी। तो ये मैंने बनाई अपनी बैलेंस शीट, ऊपर बैलेंस शीट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर। पहला हेड क्या था? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसके अंदर क्या आना था मेरे पास? नॉन करंट लायबिलिटी। इसमें क्या आना था मेरे पास? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। नोट टू द अकाउंट नंबर 1। बुक के अंदर ना स्कूल वाला और बोर्ड वाला से पहला हेड पूछेगा, बैंक वाला नहीं पूछेगा, बट मैंने आपको दोनों सिखा दिए हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं था इस वजह से। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग ये बन गया जी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का नोट टू द अकाउंट। क्या आएगा? सेम पर्टिकुलर रुपीस। यहां पे क्या क्या आएगा अब ये बताओ? इसमें सबसे पहले हमारे हेड का क्या नाम आएगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। और इसके अंदर पहला क्या आएगा? बैंक लोन। कितने का था? 8 लाख। दूसरा क्या आएगा आपके पास? डिबेंचर्स। हमने कितने इशू किए हैं? 10 लाख। ये किया था ना, इसी में से ही ऐसे नीचे माइनस करके आएंगे, लेस 10 लाख। अमाउंट कितना हो गया जी? 0। लिखेंगे फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। तो अब अमाउंट दोबारा कितना आ गया जी? 8 लाख। और यहां पे कितना शो हो जाएगा? 8 लाख। सिर्फ शो करके आना है। 10 लाख पहले आपने प्लस किए, फिर 10 लाख कोलेटरल सिक्योरिटी के क्या कर दिए? माइनस, क्योंकि इट इज नॉट योर लायबिलिटी, इट इज अ कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। तो मेरी बैलेंस शीट में क्यों आएगी? अगर आपने बैलेंस शीट में डाल दिया मतलब आपको पैसे देने हैं, तो इसको हमने किससे सेट ऑफ कर दिया? इशू डिबेंचर एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी के हिसाब से, वही डिबेंचर सस्पेंस वाले अमाउंट से। तो ये दोबारा कितना आ गया? 8 लाख। अब आगे चलते हैं। असेट साइड में क्या क्या चीज आती थी? असेट्स में कौन से हेड में जाएगा? ये बी, करंट असेट। उसमें किस में जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है जी। इसमें भी कितना जाएगा? ये दोबारा 8 लाख। कैसे जाएगा? ये मेरा नोट टू द अकाउंट नंबर 2। फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, पर्टिकुलर रुपीस। ठीक है जी। इसमें क्या आएगा अब आपके पास? बैंक। कितना अमाउंट आएगा? 8 लाख। और यही सेम 8 लाख बनेगा, डाला हुआ है। ये 8 लाख इधर आ गया और ये 8 लाख इधर आ गया, बन गई जी बैलेंस शीट।